हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम विषाणुओं की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ वायरस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ वायरसेस जैसे टीएमवी और बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे और विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। वायरस की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ वायरस। वायरस एक जैविक पहेली के रूप में देखे जाते रहे हैं। इनको अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग वैज्ञानिक इनको अलग अलग नज़रिए से देखते रहे हैं। कुछ वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच की कैरेक्टर लिंक्स शो करते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच के लक्षणों को प्रदर्शित। सभी वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो स्टेज है उसको प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ लक्षण लिविंग्स के यानी कि सजीवों के होते हैं और कुछ लक्षण नॉन लिविंग्स यानी कि निर्जीवों के होते हैं। इसीलिए इनको इन दोनों ग्रुप्स की यानी कि सजीव और निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक के रूप में देखा जाता है। और चूंकि इनमें दोनों के लक्षण होते हैं, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब विषाणुओं में जो गुण होते हैं वो सामान्यतः ये सेल के बाहर निष्क्रिय होते हैं और ये नॉन लिविंग की तरह काम करते हैं, लेकिन जब ये जीवित सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ ये लिविंग्स की तरह व्यवहार करते हैं और वहाँ पर ये लिविंग्स के यानी कि सजीवों के कैरेक्टर्स शो करते हैं। सबसे पहले हम इसको विषाणुओं के निर्जीवों के लक्षण पढ़ेंगे और फिर इसके बाद विषाणुओं के सजीवों के लक्षण पढ़ेंगे यानी कि लिविंग्स के लक्षण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विषाणुओं में निर्जीवों का लक्षण कोशिकीय संरचना विषाणुओं में अनुपस्थित होती है। इनमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जैसी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं और ये कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर शो नहीं करता, कोशिकीय संरचना शो नहीं करता है। दूसरा, जो सजीवों का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण में से एक लक्षण है वह है उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि शरीर में होने वाली या सेल के अंदर होने वाली वे समस्त अभिक्रियाएं, जैसे समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें बड़े मॉलिक्यूल छोटे में परिवर्तित होते हैं या छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा बनाते हैं, उन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इनमें विषाणुओं में सामान्यतः उपापचय प्रेजेंट नहीं होता है, जो सजीवों का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसीलिए उपापचय अनुपस्थित होना इनका निर्जीवों का लक्षण है, न कि सजीवों का। इसके अलावा सेल के बाहर ये अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और कोई भी गतिविधि प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं और ये क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त किया सकते हैं। इनको क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त किया सकता है और ये क्रिस्टल्स इनके बाहर लिविंग सेल के बाहर निष्क्रिय रहते हैं, इनर्ट रहते हैं और वो कई वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। इनमें जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है, जो लिविंग का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है। तो ये कैरेक्टर्स इनके नॉन लिविंग्स के हैं कि कोशिकीय संरचना इनमें नहीं होती, उपापचय नहीं होता, सेल के बाहर अक्रिय होते हैं, क्रिस्टल्स के रूप में इन्हें प्राप्त किया सकता है और जीव द्रव्य भी इसमें अनुपस्थित होता है। अब विषाणुओं के सजीवों के लक्षण यानी कि लिविंग्स के कैरेक्टर्स क्या हैं कि जैसे ही लिविंग सेल के अंदर यानी कि जीवित कोशिका के अंदर पहुंचते हैं तो ये लिविंग्स के कैरेक्टर शो करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो जो लिविंग कैरेक्टर्स है वो क्या है कि इनकी हर वायरस की एक निश्चित परिमाप, आकृति और आकारिकी होती है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेष साइज होता है, विशेष आकृति होती है, विशेष आकारिकी होती है। इसी प्रकार से सभी वायरसेस की जो आकृति, परिमाप आदि जो होते हैं वो सब निश्चित होते हैं। दूसरा, जो रोग होते हैं वो सामान्यतः सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवकों, प्रोटोजोन और अनेक जीवों के द्वारा होते हैं, लेकिन बहुत सारे विषाणु जो होते हैं वो मनुष्य में और अन्य जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इनकी रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता है, इसके कारण इनको लिविंग्स के रूप में देखा जाता है। इनमें जो डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर उत्परिवर्तन हो सकता है,
यानी कि म्यूटेशन हो सकता है। और म्यूटेशन आरएनए वायरसेस में ज़्यादा जल्दी होता है, तेज़ी से होता है, जबकि डीएनए में वेरिएशन उत्परिवर्तन धीमे धीमे हो सकता है या नहीं भी होता है। इनमें एंटीजेनिक यानी कि प्रतिजनिक गुण पाया जाता है, यानी कि इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती है हमारी बॉडी में, जिन्हें हम लिविंग कैरेक्टर्स के रूप में देखते हैं। जीवित सेल के अंदर ये सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर लिविंग सेल की मशीनरी का यूज़ करते हुए अब ये अपने जैसे पार्टिकल्स बनाने लगते हैं, अपने जैसे जीव बनाने लगते हैं, अर्थात ये जनन प्रदर्शित करने लगते हैं। इसके अलावा ये परपोषी विशेषता यानी कि होस्ट स्पेसिफिसिटी प्रदर्शित करते हैं। एक विशेष प्रकार का जीवाणु वायरस एक विशेष प्रकार के जीव को ही संक्रमित करता है। अगर कोई पादप का विषाणु है तो वो पादपों में ही इन्फेक्शन करता है, संक्रमण करता है, जंतुओं में नहीं करता है। कोई जंतु का वायरस है तो एक विशेष जंतु को संक्रमण करता है तो वो उसी विशेष जंतु को संक्रमित करेगा, ना कि किसी और जंतु को। इसी प्रकार से जो प्लांट वायरसेस हैं वो प्लांट्स में ही संक्रमण करेंगे, एनिमल्स में नहीं करेंगे। एनिमल्स वाले केवल एनिमल्स में करेंगे, प्लांट्स में नहीं करेंगे। ये ऊष्मा, पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेज, आर्द्रता आदि के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जो अनुक्रिया का प्रदर्शन करना होता है, चेतना जो होती है, वो लिविंग्स का कैरेक्टर है। इसीलिए जब सेल के अंदर होते हैं तो ये सामान्यतः ज़्यादातर लिविंग के कैरेक्टर शो करते हैं, जबकि सेल के बाहर ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स शो करते हैं। इसीलिए चूंकि ये दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको सजीवों और निर्जीवों के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, यानी कि संयोजी कड़ी कहते हैं, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स कहते हैं। अब हम तंबाकू मोजाइक विषाणु यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में पढ़ेंगे। यह सबसे अधिक पढ़ा गया प्लांट वायरस है, इसको मोस्ट थॉरोली पढ़ा गया वायरस है ये। और ये रॉड शेप्ड यानी कि छड़ के आकार का वायरस है। और इसकी खोज डी इवानोवस्की ने तंबाकू में की थी, तंबाकू की पत्तियों में की थी। और ये तंबाकू में एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम होता है टोबैको मोजाइक डिजीज़ यानी कि तंबाकू मोजाइक रोग। और इसकी जो लंबाई है, इस विषाणु की लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम और व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो जो लंबाई है इसकी ऐसे वो 3000 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो ऐसे व्यास होता है इसका वो 180 एंगस्ट्रॉम होता है। लंबाई 3000 और ऐसे व्यास जो होता है वो 180 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन इसका अणुभार 3.9 × 10⁻⁶ डाल्टन होता है। और इसमें 94 या 95% के आसपास प्रोटीन होती है और 6 और 5% के आसपास आरएनए होता है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एक कुंडलित आरएनए होता है। और आरएनए जो होता है वो हेलिकली अरेंज रहता है। और जो इसकी प्रोटीन की कवरिंग होती है कैप्सिड, वो 2130 यानी कि 2130 छोटी छोटी उप इकाइयों यानी कि कैप्सोमियर से बनी होती है। और इनमें प्रत्येक कैप्सोमियर का जो अणुभार होता है वो 17400 डाल्टन होता है। और प्रत्येक कैप्सोमियर में 158 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अब प्रत्येक कैप्सोमियर में अंदर की तरफ एक खांच प्रेजेंट होती है, और इसी खांचों की या इन्हीं खांचों की सहायता से कैप्सोमियर से आरएनए जुड़ा हुआ होता है। और आरएनए जो होता है वो एक कुंडलित स्ट्रैंडेड होता है, जिसमें 6400 या 7300 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी ऑप्शन में प्रेजेंट होता है। तो 6400 या 7300 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। तो तंबाकू मोजाइक जो विषाणु है वो छड़ाकार वायरस है, सबसे अधिक पढ़ा गया प्लांट वायरसेस है। खोज इसकी डी इवानोवस्की ने की थी। ये लंबाई इसकी 3000 एंगस्ट्रॉम और व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। अणुभार इसका 3.9 × 10⁻⁶ डाल्टन होता है। प्रोटीन इसमें 95% के आसपास होती है और आरएनए 5% के आसपास होता है। आरएनए हेलिकली अरेंज होता है और कुंडलित रूप में पड़ा हुआ होता है। उसके चारों तरफ कैप्सिड जो होते हैं, प्रोटीन के उप इकाइयाँ जो होती हैं वो अरेंज रहती हैं, और
कैप्सोमियर्स मिलकर कैप्सिड बनाते हैं और एक कैप्सिड में 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं और प्रत्येक कैप्सोमियर का जो अणुभार होता है वो 17,400 डाल्टन होता है और प्रत्येक कैप्सोमियर में 158 अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रत्येक कैप्सोमियर में अंदर की तरफ एक खांच होती है जिससे आरएनए जुड़ा हुआ होता है और आरएनए एक कुंडलित होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है जिसमें 7300 या 6400 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं। जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे। वे वायरस जो किसी जीवाणु पर परजीवी होते हैं अर्थात किसी जीवाणु को अपना पोषक बनाते हैं, अपना होस्ट बनाते हैं, उस पर परजीवी के रूप में रहते हैं, जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज की खोज F.W. ट्रॉट ने की थी और F.D. हैरेल ने उसको नाम बैक्टीरियोफेज दिया, यानी कि बैक्टीरियोफेज टर्म जो कॉइंड किया था, प्रस्तुत किया था, वो F.D. हैरेल ने किया था। हार्शे एंड चेज ने T2 जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग किए और यह सिद्ध किया कि डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। जीवाणुभोजियों में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो सामान्यतः द्विकुंडित डीएनए होता है, परंतु MS2, F2 और R17 जीवाणुभोजी में एक कुंडलित आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, अर्थात कुछ जीवाणुभोजियों में डीएनए की जगह आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। फेज 1 नॉर्मली सभी जीवाणुओं में जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उनमें आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन फेज 174 में S13 में ई कोलाई फेज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। सबसे अधिक पढ़े गए जीवाणुभोजी जो होते हैं वो टी सीरीज जीवाणुभोजी होते हैं। टी का मतलब यहाँ पर टेल है, यानी कि जिनमें टेल प्रेजेंट होती है। मैक्स डेलब्रक के अनुसार जो ये टी सीरीज जीवाणुभोजी होते हैं वो T1 से लेकर T17 तक होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, टी इवन फेज और टी ऑड फेजेस। जो 2 यानी कि सम और विषम बोल देते हैं इनको, जो 2 से डिविजिबल होते हैं 2, 4, 6, 8 वो टी इवन फेज कहलाते हैं और जो विषम होते हैं यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनका नंबर, उनको हम टी ऑड फेज बोलते हैं। T1, T3, T7 एट्सेट्रा, T2, T4, T6 एट्सेट्रा जो आगे होते हैं वो टी इवन फेज कहलाते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है कि इनमें एंगुलर यानी कि वलयाकार हेड होता है, शीर्ष जो होता है वो वलयाकार होता है और जो टेल होती है वो लंबी होती है, संकुचनशील होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, वो संकुचित हो सकती है। लेकिन जो टी ऑड फेजेस है जैसे T1, T3, T5 एट्सेट्रा, इनमें टेल छोटी और असंकुचनशील होती है। T3 और T7 में हेड षटभुजीय यानी कि हेक्सागोनल होता है। तो टी इवन फेज में जैसे T2, T4, T6 एट्सेट्रा में हेड कैसा होगा, शीर्ष कैसा होगा, एंगुलर यानी कि वलयाकार होगा और टेल कैसी होगी, लंबी और संकुचनशील, लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होगी। जबकि टी ऑड फेजेस जैसे T1, T3, T5, T7 में टेल छोटी और असंकुचनशील होगी, शॉर्ट एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगी और समानता हेड जो होता है वो षटभुजी यानी कि हेक्सागोनल होता है। अब जो एक बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। हेड में इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और टेल मुख्यतः जीवाणुभोजी को अटैच करती है, जोड़ती है जीवाणु से और उसके लाइसिस के लिए, सेल वॉल के लयन के लिए, फटने के लिए एंजाइम स्रावित करती है। टेल और जो हेड है उनके बीच में एक संरचना होती है जो इसको जोड़ता है, वो कहलाती है कॉलर। तो हेड जो होता है वो अभी हमने क्या पढ़ा कि T2 वाले में, T4 वाले में यानी कि टी इवन फेज में एंगुलर होगा, जबकि जो टी ऑड फेज में वो कॉमनली हेक्सागोनल होता है या
नॉर्मली पॉलीहेड्रल हो सकता है। तो ऊपर की तरफ पॉलीहेड्रल शीर्ष होता है और उसके ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, कैप्सिड प्रेजेंट होती है, कवरिंग होती है प्रोटीन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं। और हेड के अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो सामान्यतः क्या होता है, द्विकुंडलित डीएनए होता है। हेड और टेल के बीच में कॉलर होता है जो इन दोनों को अटैच करता है। टेल में एक खोखली होलो कोर उपस्थित होती है और होलो कोर यानी कि खोखली कोर का पर्पस क्या है कि जब जीवाणु से ये बैक्टीरियोफेज अटैच होकर जनन करने की कोशिश करता है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ से निकलकर जो बैक्टीरिया जिस पर वो अटैच हुआ है, फॉर एग्जांपल ये अगर बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया अगर है तो इस बैक्टीरिया से अपने टेल फाइबर से अटैच हो जाता है। तो अटैच होने के बाद इस जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर ये ट्रांसफ़र करता है। तो इसका खोखली कोर होने से फ़ायदा क्या होता है कि इसमें से निकलकर ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पहुंच जाता है। इस खोखली कोर के ऊपर एक शीट उपस्थित होती है जो इसको कवर्ड करके रखती है, इसको मजबूती देती है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो टेडपोल लाइक यानी कि भेक शिशु टाइप होती है और इसमें हेड का साइज होता है 950 × 650 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है। टेल की लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम ही होती है लेकिन इसका जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो कम होती है। टेल के लास्ट पार्ट में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, जिसे हम टेल प्लेट या एंड प्लेट कहते हैं। टेल प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेल का पार्ट है और एंड प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके लास्ट में है, एंड की तरफ है, इसलिए इसको एंड प्लेट या टेल प्लेट कहते हैं। जो टेल है उस टेल प्लेट के पार्ट से 6 फाइबर्स लाइक या कांटे लाइक संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, षटभुजीय प्लेट होती है ये। तो इस षटभुजीय प्लेट से टेल फाइबर्स निकलते हैं जिन्हें हम एंड फाइबर्स भी बोलते हैं। और इन टेल फाइबर्स या एंड फाइबर्स का जो मेन काम है वो 2 काम है। एक तो जीवाणु सेल से अटैचमेंट करना, उनको अटैच करना, जोड़ना, और एंजाइम का स्राव करना। ऐसे एंजाइम जो सेल वाल के लाइसिस करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वाल को लयन करते हैं, तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं। और इस एंजाइम का जो नाम होता है वो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम से ये बैक्टीरिया के सेल वाल को रप्चर करता है जिससे ये यहाँ पर अंदर आ सके जेनेटिक मटेरियल, और बाद में ये रप्चर हो जाती है सेल वाल जब इसका जेनेटिक मटेरियल बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स यहाँ पर बना लेगा। तो ये बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है कि इसमें एक हेड और एक टेल होता है। हेड जो होता है नॉर्मली पॉलीहेड्रल होता है, अलग अलग जगह अलग अलग शेप हो सकती है। हेड में ही इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है जो डीएनए होता है, सामान्यतः डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसकी पूरी स्ट्रक्चर टेडपोल लाइक होती है जिसमें हेड और टेल होते हैं। हेड में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, टेल में इसको अटैचमेंट में हेल्प करती है। हेड का साइज़ 950 × 650 एंगस्ट्रॉम होता है। टेल की लंबाई भी 950 होती है लेकिन उसका जो व्यास होता है वो लगभग 80 एंगस्ट्रॉम होता है। जो पार्ट इन दोनों को जोड़ता है, हेड और टेल को जोड़ता है, वो कॉलर कहलाता है। टेल के अंदर एक खोखली कोर होती है जो जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, और उस कोर के ऊपर की तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होता है, शीथ बोलते हैं। टेल के लास्ट पार्ट में एक षटभुजीय कोर प्रेजेंट, टेल प्लेट प्रेजेंट होती है या एंड प्लेट प्रेजेंट होती है, और उससे 6 टेल फाइबर्स या एंड फाइबर्स निकलते हैं। और टेल फाइबर्स और एंड फाइबर्स का काम होता है कि इस जीवाणु भोजी को बैक्टीरिया सेल से अटैच करना और लाइसोजाइम टाइप का एंजाइम बनाना जो सेल वाल, बैक्टीरिया की जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, उसको लयन करना, लाइसिस करना, रप्चर करना, जिससे जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। पादपों में विषाणु जनित रोग और जंतुओं में विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सभी विषाणु कोई ना कोई हानि और डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। अनेक विषाणु मनुष्य में, जंतुओं में और पादपों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं।
कुछ विषाणु जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं या पादपों में विषाणु द्वारा जनित रोग हैं, नंबर 1 तंबाकू मोज़ाइक रोग यानी कि टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ में बेसिकली पैचेस पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ते हैं जो वायरस के कारण मुख्यतः लीव्स पर पड़ते हैं। पपीते का कुंचित पर्ण यानी कि लीफ कर्ल ऑफ पपाया, नाम से बचला इनकी जो वायरस के इन्फेक्शन से जो पत्तियां हैं, लीव्स है, वो कर्ल होने लगती है, मुड़ने लगती हैं। केले का कुंचित रोग बंची टॉप ऑफ पपाया यानी कि बंच बन जाता है ऊपर की तरफ, और यानी कि गुच्छा सा बन जाता है लीव्स का। इसी प्रकार से गन्ने का मोज़ाइक शुगर केन मोज़ाइक, और भिंडी का पीला शीरा मोज़ाइक, बैगन का छोटा पर्ण लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, और पोटैटो लीफ रोल, ये डिजीज़ हैं जो प्लांट्स में वायरस के द्वारा होती हैं। जंतुओं में जो डिजीज़ वायरसेस होती हैं, सबसे कॉमन जो डिजीज़ है वो है सामान्य जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड। और ये कॉमन कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस से होता है, और मनुष्य में 100 से ज़्यादा मोर देन 100 प्रकार के राइनो वायरस होते हैं। इसीलिए हर बार एक नया इन्फेक्शन होता है, एक नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन होता है, और अक्सर जुखाम इसीलिए होता रहता है क्योंकि एक वायरस के प्रति एंटीबॉडीज़ बन भी जाती है तो फिर अगला वायरस जो होता है वो उसके खिलाफ नहीं होती, तो वो उससे फिर जुखाम हो जाता है। लेकिन 5 से 7 दिनों के बीच में इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। दूसरा है स्मॉल पॉक्स, छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ जाते हैं स्किन पर, और वेरियोला विषाणु, वेरियोला वायरस के कारण ये डिजीज़ होती है। थर्ड है मम्स है। मम्स जो है इन्फेक्शन होता है बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स का, और ये पैरामिक्सो वायरस विषाणु से होता है, और मीजल्स भी पैरामिक्सो वायरस विषाणु से होता है। पोलियोमाइटिस यानी कि पोलियो वायरस से होता है, और पोलियो वायरस से कम 3 स्ट्रेन्स एग्जिस्ट करते हैं जो बेसिकली पैरालिसिस से भी कर सकता है लास्ट में, जो नर्वस सिस्टम पर अटैक करके। इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो ये डिजीज़ है ये एक वायरस से होती है जिसका नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होती है, और ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं होता और इससे केवल बचाव ही होता है, और ये बेसिकली फ्लूइड के माध्यम से बॉडी में पहुंचती है। हर्पीज़ एक डिज़ीज़ है जो वायरस से होती है एनिमल्स में, ह्यूमंस में। इसके अलावा इबोला डिज़ीज़ भी इबोला वायरस से होती है। चिकनगुनिया वायरस से होती है, इसका भी नॉर्मली कोई इलाज नहीं होता है, रेस्ट से ही इसको काम चलाया जाता है। और आजकल चलने वाला कोविड-19 कोरोना वायरस जो है वो डिज़ीज़ उत्पन्न करता है, वो भी वायरस होता है। तो मनुष्य में जो प्रमुख डिजीज़ है जो विषाणु से होती है वो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से, मम्स और मीजल्स पैरामिक्सो वायरस से, पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस से, एड्स HIV वायरस से, हर्पीज़ वायरस से हर्पीज़, इबोला वायरस से इबोला, चिकनगुनिया से चिकनगुनिया वायरस, और कोविड-19 कोरोना वायरस कोविड-19 जो है उससे भी मनुष्य में डिजीज़ होती है। आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।